आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों, सुप्रभात। हिंदी आइलन की आपकी कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह विषय है वर्तनी विचार। वर्तनी विचार किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। लेखन में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग का मुख्य आधार शुद्ध वर्तनी है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें जैसा उच्चारण करते हैं अर्थात जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अशुद्ध उच्चारण से ही वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। अर्थात हम हिंदी भाषा को जैसा बोलते हैं वैसा ही जब हम लिखने बैठते हैं तो वैसा ही लिखते हैं। यदि हमारी भाषा में कुछ त्रुटियां होंगी बोलते समय तो हम लिखते समय भी वो त्रुटियां कर देंगे। इसलिए वर्तनी की अशुद्धियों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग भी कहते हैं। आप इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं। वर्तनी की समान अशुद्धियां प्रायः छात्र व छात्राएं तथा सामान्य लोग बोलते समय काफी अशुद्धियां कर देते हैं, जिनकी वजह से लिखते समय भी वो अशुद्धियां लगातार चलती रहती हैं। यहाँ पर हम कुछ समान अशुद्धियों की चर्चा करेंगे, जो कि मात्राओं की अशुद्धियां हैं, ड ड़ की अशुद्धियां हैं, अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धियां हैं, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, रा की अशुद्धियां तथा अन्य अशुद्धियां और नुक्ते की अशुद्धियों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें किसी भी अक्षर या वर्ण के चारों तरफ मात्राएं लगती हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाली मात्रा को ऊपरी मात्रा तथा नीचे लगने वाली मात्रा को निचली मात्रा कहते हैं। इसी प्रकार वर्ण में आगे लगने वाली मात्रा को छोटी मात्रा और पीछे लगने वाली मात्रा को बड़ी मात्रा कहते हैं, जिसे हम स्वर के माध्यम से समझ सकते हैं। बड़ी मात्रा को बोलने के लिए अधिक जोर से या बल लगा करके बोला जाता है, थोड़ा ठहराव लाया जाता है और साथ ही साथ मुंह भी काफी हद तक खोल के बोलना पड़ता है। लेकिन छोटी मात्रा के लिए वही स्वर क्या हो जाता है, कम हो जाता है या धीमा हो जाता है या उसे हल्के से बोला जाता है। यह पहचान है छोटी मात्रा और बड़ी मात्राओं में। जैसे हम छोटी ई की मात्रा के लिए अगर बोलेंगे तो ई, और बड़ी ई की मात्रा बोलेंगे तो ई, छोटा ऊ बोलेंगे तो उ, और बड़ा ऊ अगर बोलेंगे तो ऊ। तो ये मात्राओं के स्वर में अंतर होता है। और जब हम इन्हीं मात्राओं के द्वारा शब्द को बोलते हैं और जब लिखने का प्रयास करते हैं, अगर हमने छोटी की जगह गलत बोला है, छोटी की जगह अगर हमने बड़ी मात्रा को लगा के गलत बोला है तो हम गलत ही लिख देते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में ठहर जाता है। इसलिए बोलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कुछ मात्राएं वर्णों के बीच में भी लगती हैं, जैसे कि कुछ शब्द हैं क्रिया, रूपक इत्यादि। यहाँ पर हम मात्राओं की अशुद्धियों के कुछ शब्द दे रहे हैं, जिसमें कुछ अशुद्ध हैं रूप हैं और कुछ शुद्ध रूप हैं। यहाँ पे मैं शुद्ध रूपों को पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आवास, आजाद, क्योंकि, दीवार, शीघ्र, नारी, कौरव। तो ये इनके शुद्ध रूप हैं और इनको आप जब इसी तरह से उच्चारित करेंगे तो आप लिखेंगे भी शुद्ध रूप में। इसी तरीके से और जो अशुद्धियां हैं वो ड़ा की है, इसको भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे शुद्ध रूप जो है ओढ़नी, दंड, जोड़, पढ़ाई, लाडला, खिलाड़ी, लड़की। आइए हम अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धियों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि अनुस्वार क्या होता है तथा अनुनासिक क्या होता है।
अनुस्वार के उच्चारण यानी कि अनुस्वार के जब अनुस्वार के कोई भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें ना की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अर्थात जब हम किसी भी अनुस्वार जो एक बिंदी का प्रयोग होता है वर्ण के ऊपर, उसमें हम जब उसको बोलते हैं तो उसमें जो स्वर आता है वो ना का आता है। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है सन्यासी, तो सन्यासी जब हम बोलेंगे तो सा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो जब हम बोलेंगे सन तो आप खुद भी बोलने का प्रयास करिए तो आपको खुद ही सुनाई पड़ेगा सन के सा के साथ न का स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है सन्यासी। अब हम समझ लेते हैं अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी का क्या उच्चारण करते समय जो आवाज है वो नाक से निकलती है। जैसे कि अंगूठी, पांव, मुंह, चांद, तो ये सब कहाँ से इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो आवाज है वो कहाँ से निकल रही है, नाक से निकल रही है। तो यहाँ भी इसके कुछ शुद्ध शब्द दिए हैं, सन्यासी, अंगूठी, बंदर, पांव, मुंह, चांद। रा के प्रयोग की अशुद्धियां। रा उच्चारण की दृष्टि से अन्य व्यंजनों से भिन्न होता है। जहां रा हल्का बोला जाता है, अर्थात जहां पे र के साथ आ का स्वर सुनाई नहीं पड़ता है, वहां उसे उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है या लिखा जाता है। जैसे कि इस तालिका में एक शब्द है कर्म। आप कर्म अगर बोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे जो रा का स्वर है वो काफी हल्का आ रहा है, कर्म। इसलिए जो रा है वो रेफ के रूप में मां के ऊपर लगाया गया है। एक दूसरा रूप है रा का कि बोलते समय रा का उच्चारण यदि आ सहित होता है, आ के सहित होता है, तो वहां पर रा पदेन के रूप में जो अक्षर होता है उसमें लग जाता है। इस तालिका में एक हमारा शब्द है भ्रातृत्व। तो भ्रातृत्व में आप देखिए कि इसमें जो रा है वो भाव में लगा हुआ है पदेन के रूप में। एक और नियम है ट, ठ, ड, ढ के हलंत रूपों या बिना आ के रूप में ये जो रा है वो पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे इसी तालिका में एक शब्द है ट्रेन, तो टा के नीचे जो रा लगाया गया है उसका रूप क्या है, पदेन के रूप में है, ये आ रहित है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका कुछ लोग अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं, टरेन बोल देते हैं। तो अगर आप टरेन बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी टरेन ही, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है, ट्रेन। तो हमने देखा कि रा का जो प्रयोग है वो हम 3 तरह से करते हैं, एक रेफ के रूप में और 2 प्रकार से पदेन के रूप में। यहाँ पे कुछ शुद्ध शब्द हैं रा के, वो मैं पढ़ती हूँ। ट्रेन, कृष्णा, आशीर्वाद, गृहकार, कर्म, निर्बल, पर्वत, भ्रातृत्व। अब हम आते हैं संयुक्ताक्षर तथा द्वित्व व्यंजन की अशुद्धियों की तरफ। सबसे पहले समझ लेते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। जब एक व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा आए तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर उसे कहते हैं। जैसे इस तालिका में एक शब्द है तटस्थ। तटस्थ में आप देखिए आधा सा है जो कि आधा व्यंजन है और था पूरा व्यंजन है। ये कैसा ये जो शब्द है संयुक्ताक्षर का शब्द है। इसी तरीके से ध्वस्त है, आधा ध पूरा व, आधा सा पूरा ता, तो ये क्या है, ये भी संयुक्ताक्षर है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, एक ही वर्ण की जो आवृत्ति है या पुनरावृत्ति है वो 2 बार होती है और जो कि साथ में चिपकी हुई रहती है और आधे आधे रूप में होती है। जैसे इस तालिका में है उज्ज्वल, इसमें आधा जा 2 बार है और वाला, तो ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। अब यहाँ पे जो शुद्ध रूप है शब्दों का वो मैं पढ़ देती हूँ। उज्ज्वल, अभियुक्त, तटस्थ, अनुरक्त, ध्वस्त, निश्चित। और भी अन्य अशुद्धियां हैं, वो भी मैं यहाँ पे उनके शुद्ध रूप का मैं उच्चारण कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मातृभूमि, आचरण, स्कूल, श्रवण, किशोर, ऊष्म, पूर्णाहुति, श्वेत।
आइए आगे देखते हैं नुक्ते की अशुद्धियां। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं साफ, लेकिन साफ नहीं होगा, साफ। कागज, बर्फ, मजदूर, जमीन, जरूरत, टेलीविजन। तो ये नुक्ते से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो वर्तनी की कुछ समान अशुद्धियां थी जो सामान्यतः हम सभी कर ही देते हैं। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि वर्तनी पर विशेष ध्यान दीजिए, उच्चारण पे विशेष ध्यान दीजिए, जिससे कि आप कम से कम अशुद्धियां कर सके, कम से कम गलतियां कर सके और आपको आगे हिंदी लिखने में आसानी हो सके। मुझे आशा है कि आपको वर्तनी से संबंधित जो भी अशुद्धियां थी उनके विषय में कुछ ना कुछ जानकारियां हो गई होंगी। आपके किताब में यानी कि आपकी पुस्तक में और भी अशुद्धियों के शब्द दिए गए हैं, उन्हें कृपया देखिएगा और उनको उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।